आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मिस्टेक्स कोड में या इस डिबगर में जो आप बेसिकली डिबग करना चाह रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करना सीखें और हर लैब में इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इसे ज़हन नशीन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे ख्याल में हो गया। जो आप जो दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई बिलीव फिर दूसरों के आंसर्स भी जो मज़ीद क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मुझे सिर्फ एक दफ़ा एक्नॉलेज करें कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन। यस सर, होगी यस। जी सर, आ रही है, नजर आ रही है। यस सर, गुड, आ रही ठीक है है ना। नजर। क्या नाम था उस बच्चे का यार? सकलैन। अभी क्लियर नज़र आ रही है स्क्रीन, क्या ख्याल है? यस सर, अभी ठीक नजर आ रही है, अभी ठीक पढ़ने है, वाली। हाँ ठीक है, गुड यार। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इससे ही। अच्छा बेटा, ये कोई रिक्वेस्ट कर रहा है प्रेजेंटेशन की, तो प्लीज़ स्टॉप। ये प्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट ना करें क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ना। अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपकी स्क्रीन चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने कोई चीज़ क्लिक नहीं करनी है यहाँ पे, सिर्फ स्क्रीन को चेक करना है कि इसमें क्या नज़र आ रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा जी, यू सी देखेंगे ये मेन्यू बार है, आप हर सॉफ्टवेयर में देखते हैं, ठीक है ना। ये मेन्यू बार आपको नज़र आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, डीबगर एंड सो ऑन, राइट। इसमें डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। इस स्टेज पे हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट, जब न्यू फाइल प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है आपको। उसके लिए क्या करना है, ये प्रोजेक्ट मेन्यू बार में आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। आई होप एवरीबडी कैन सी इट, राइट। अच्छा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे वहाँ टोक सकता है, मैं वहीं रुक जाऊँगा, वहीं उसका क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास ये पूरा मेन्यू अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पे, राइट। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट विजर्ड, राइट। वो आपने क्लिक करना है, राइट, प्रोजेक्ट विजर्ड। इस पर क्लिक करते हैं। अभी आपको कहता है वेलकम, इट वेलकम्स यू टू MP लैब इन्वायरमेंट। आप उसमें आप अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो नेक्स्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट का बटन मैं प्रेस करता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बेटा? ओके, आई सी, आई नो थिंक। सर। ओके, नाउ देखें, ये वो क्लियरली बता रहा है प्रोजेक्ट विजार्ड। प्रोजेक्ट विजार्ड से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट विजार्ड से मुराद ये है कि वो प्रोसीजर जिसमें आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसके आपके पास 4 स्टेप्स हैं और देखें यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1, राइट। आई होप यू कैन सी दैट स्टेप 1। और इसमें आपने क्या करना है, सेलेक्ट अ डिवाइस। आपने एक डिवाइस को सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये आपके पास डिवाइसेज हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेज अवेलेबल हैं। देखिए, अब मैं नॉर्मली प्रोग्राम करता हूँ इस कंट्रोलर को जो मैंने चूज़ किया हुआ है, राइट। तो आपने आपके कोर्स बेसिकली इसी कंट्रोलर से रिलेटेड है। ये आपका कोर्स एक जनरल कोर्स है, इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी माइक्रो नहीं, कंट्रोलर। वो हम बंद। जी बेटा, किसी ने कोई कुछ क्वेश्चन करना है? आई थिंक ये आप लोग भी सुन सकते हैं या सिर्फ मैं सुन रहा हूँ? नहीं सर, हमें भी आवाज सकलैन आ रही अपना है। माइक ऑफ कर दो। किसी का माइक खुला हुआ था सर। अच्छा ठीक है, चले मैं इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ, जिसका भी माइक खुला हुआ है म्यूट ऑल कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी आवाज़ अब सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप इसको स्टार्ट करूं, यस। तो आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब मैंने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर का जो सब्जेक्ट है वो आपका इक्वली एप्लीकेबल है डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स पे, मगर आप एक स्पेसिमेन या एक जिसे कह लें स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर चूज़ कर रहे हैं जिस पे आप थ्रू आउट द कोर्स अमल करेंगे। अब जो जो चीज़ें सीखेंगे वो हर माइक्रो कंट्रोलर में या माइक्रो प्रोसेसर्स में अवेलेबल है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन पिन डायग्राम एंड सो ऑन, राइट। तो इस वक्त जिस चिप पे हम काम करने लगे हैं, जिस माइक्रो कंट्रोलर पे काम करने लगे हैं, वो है पिक 18F452। PIC, पिक पिक ये उसका कंट्रोलर का नाम है। 18 इज़ बेसिकली फैमिली नेम। ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे। व्हाट इज़ फैमिली? F इंडिकेट्स फॉर इट्स रोम विच इज़ टाइप ऑफ फ्लैश। जैसे आपकी USB ड्राइव होती है, फ्लैश ड्राइव होती है, राइट। वो उस तरह की इसकी मेमोरी होती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लैश। तो पिक 18F यहाँ से इसका नाम बनता है, और 452 इज़ अ सीरियल नंबर, राइट। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कंट्रोलर अवेलेबल है। तो आपने स्टेप 1 में, राइट, स्टेप 1 में आपने सिर्फ वो डिवाइस चूज़ करनी है, पिक 18F452। ये डिवाइस मैंने सेलेक्ट की, और क्या करना है, नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना। ये देखो मैंने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। सम टाइम इट टेक्स टाइम, मेरे PC में वैसे ही थोड़ा सा
हल्का है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल अब हम स्टेप 2 पर आ चुके हैं। स्टेप 2 में आपको देखें यहाँ पे उस वक्त मैंने चीज़ें इतनी एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि उसमें मैं सिर्फ स्टेप क्लियर करना है। अगर मैंने सिर्फ ये बोला है ट्यूटोरियल में कि आपने ये जो नज़र आ रहा है टूल सूट कंटेंट्स में MPASM असेंबलर, राइट, इसको आपने चूज़ करना है बिकॉज वी विल बी प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज, राइट। MPASM असेंबलर इसे आपने चूज़ करना है। लेकिन हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करें तो आपका ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी सही तरीके से सेटअप ना हो, तो इस स्टेज पर ये देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक्रोचिप MPASM टूल सूट। देखिए हम इसके अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, राइट। तो हो सकता है कि जब आप इसे न्यू इंस्टॉल करें तो आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल ना हो और इस स्टेज पे आगे आपको ऑप्शन दे के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपने इस असेंबलर को टूल सूट को आपने अपने पास सेव रखना है, राइट। माइक्रोचिप MPASM टूल सूट, इसको आपने बेसिकली इस टूल सूट को आपने इस स्टेज पे अगर आप इंस्टॉलेशन के दौरान नहीं डाउनलोड कर पाते तो इस स्टेज पर आपने इसको सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। अब मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है तो मुझे इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ऐसा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ऑप्शन आपके पास अपीयर हो, राइट। तो इस टूल सूट में माइक्रोचिप ASM टूल सूट और इस टूल सूट कंटेंट में आपको माइक्रोचिप ASM असेंबलर को सिलेक्ट करना है बिकॉज वी विल बी डूइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। आई होप इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकता है कोई। अगर आप नहीं No, sir. पूछेंगे ठीक है, ओके गुड। No अगर questions. कोई सर जी बेटा, जी बेटा, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, समझ आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे देखें सेलेक्ट किया हुआ है, इसका वर्जन 5.51 है बिकॉज ये रिलेटेड कर सकता है। अच्छा एक और सॉफ्टवेयर है MPLAB XIDE, इट्स सेम, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो इसका एडवांस वर्जन है, वो भी अवेलेबल है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मगर अगर आप ये कर लेंगे ये सिंपल टूल है, उसमें मज़ीद डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप जब डाउनलोड करने जाएंगे तो मैं मतलब सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये वर्जन डाउनलोड कर लें जो मैंने इसमें मेंशन किया है, XIDE 8.92 वर्जन, राइट। इसमें आपको सिंपल चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप XIDE को डाउनलोड करेंगे उसमें काफ़ी चीज़ें और भी एडवांस होगी। इस स्टेज पे हो सकता है कि उसके ऑप्शंस डिफरेंट हो, राइट। सो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करनी है, इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू, राइट। बहरहाल इस स्टेज पे मैंने असेंबलर को चूज़ कर लिया, राइट, और फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए मेरे 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। अगर मैं फिर रिवाइज करूं तो पहला स्टेप था, क्या था पहला स्टेप, डिवाइस को सिलेक्ट करना था। दूसरे स्टेप में मैंने अपने असेंबलर टूल सूट को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आपने चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को नाम देना है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम करने लगे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप अपनी फाइल्स ऐड करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इस पर प्रोसेस करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम देने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1, राइट। लेकिन ये तरीका गलत होगा। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ नेम करता हूँ तो दिस इज़ द रॉन्ग वे, आपको ऐसे नेम नहीं करना, राइट। आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ब्राउज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ब्राउज पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। मैं दोबारा ऐसे कर देता हूँ, ब्राउज पे आपने इस ब्राउज का बटन आ रहा है, जिस जगह पे आप नेम देंगे उसके बिल्कुल बराबर में ब्राउज का बटन आ रहा है, उस ब्राउज पे आपने क्लिक करना है और आप देखें आपको ये पाथ बता देगा डायरेक्टरी का। अगर आप चाहें तो यहाँ पाथ चेंज कर सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट में एक पाथ सेट किया हुआ है जिस फोल्डर में तमाम डेटा आता है, हमेशा जब भी मैं MPLAB में काम करता हूँ तो डेटा इसमें आता है। तो अगर आप कोई और फोल्डर चूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन चूज़ दैट फोल्डर, राइट। तो आपने यहाँ पर आप इसका नाम लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट 1, राइट। और देखें यहाँ मैंने कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट ये अब माइक्रो प्रोसेसर सॉरी माइक्रोचिप का ये जो सॉफ्टवेयर है IDE, ये MPLAB IDE, ये बेसिकली इसकी खुद डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन खुद सेलेक्ट करेगा। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट का नेम बताना है, राइट, प्रोजेक्ट का नेम बताना है और सेव का बटन क्लिक कर देना है और उसके बाद वो पाथ पूरा का पूरा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, आप देख सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ नेम लिखता तो पूरा पाथ डिफाइन नहीं होता, जो कि बैक हैंड पे लिंकिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करता, उस पर इम्पैक्ट डालता। इसीलिए मैंने ब्राउज़ किया और उसमें वो डायरेक्टरी बताई, राइट, मेरे पास पहले से सिलेक्टेड थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फोल्डर आपकी C ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, राइट। और उसमें जाके आप आपने उस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद आपने इस स्टेप को कंप्लीट करना है। अगर इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लें अपना, या कोई पूछ लें मुझसे क्वेश्चन अगर है कोई प्रॉब्लम तो, वरना मैं आगे जाता हूँ।
ठीक है, चलें ठीक है। अब नेक्स्ट का बटन क्लिक किया मैंने, ओके। अब ये स्टेप 4 है। चूँकि हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जैसे आप लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, राइट? क्योंकि अभी तक आपने कोई फाइल्स क्रिएट की नहीं है इसमें। अगर आप एक डेवलप्ड या मैच्योर प्रोग्रामर हैं, आपके पास पहले से प्रोग्रामिंग फाइल सेव हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कोई टास्क दिया, आपने अपने हॉस्टल में अपने घर में बैठ के उस टास्क को कर लिया, उसकी फ़ाइल उठा के ले आए। अब आप लैब में बैठे हैं और लैब में आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, राइट? अब लैब में आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि फाइल्स आपकी यूएसबी में पहले सेव है, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में जो आपने अभी नया नया लैब में बनाया है। इस देखिए, प्रोजेक्ट बनाने में हार्डली मेरे ख्याल में 1 मिनट लगता है अगर आपको ये चीज़ आती हो। तो प्रोजेक्ट जब नया क्रिएट करते हैं आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो फाइल्स को इंपोर्ट करके यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की फाइल्स को उठा के यहाँ प्लेस करें, क्योंकि उसमें एरर्स आती हैं। और वो क्यों आती है वो मैं आगे एक चीज़ आएगी उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों एरर आती है, राइट? तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं लैब में, और अपनी होम असाइनमेंट जो आपने हॉस्टल में या होम में किया, आप यहाँ पे आके उसको सिंपल प्लग इन करें यूएसबी के थ्रू और फाइल्स को ऐड करें और नेक्स्ट कर दें। लेकिन चूंकि अब आप नए बंदे हैं, आपके पास कोई फाइल्स नहीं है, पहले से कोई फाइल्स स्टोर नहीं की हुई, तो ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है। तो स्टेप 4 इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो कुछ ना करें। अब नॉर्मली मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, बिकॉज मेरी इंटेंशन ये होती है मैं हमेशा नया सोर्स फाइल इसी में खुद ऐड करूँ, इसमें कोई फाइल पहला एग्जिस्टिंग ऐड ना करूँ। लेकिन आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन मौजूद है, राइट? बट दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेज। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई सबको, ठीक है? ओके जी, आई प्रेस नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, ये मैंने नेक्स्ट किया और ये बोलता है कि यस यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, आप इसको फिनिश कर दें। ये देखें चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा कोई कन्फ्यूजन? सर आपने अभी कहा कि अगर मतलब आपके पास जी कोई जी। फाइल हो आप ऐड कर सकते हो, तो वो सोर्स फाइल अगर हम वहां से ऐड कर लें तो दोबारा हमें सोर्स फाइल बनानी पड़ेगी या नहीं? नहीं नहीं, कोई फाइल बनानी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पहले से फाइल पड़ी है। और जैसा मैंने कहा कि आप एक मेच्योर प्रोग्रामर हैं, आप बहुत दफ़ा प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपने 6 महीने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें कोई फाइल पड़ी है, वो इस नए प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको ऐड करके यहाँ से दे सकते हैं, आपको नई फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन चूँकि इस स्टेज पे आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आपके पास कोई फाइल्स नहीं है ऐसी, तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे आपको कोई फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? यस सर, ठीक। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपने मेरे ख्याल में क्वेश्चन किया था इस आउटपुट विंडो से रिलेटेड। इस वक्त ये आउटपुट विंडो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसे क्लोज कर दिया, राइट? बिकॉज मेरा कंसर्न इससे रिलेटेड नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है ना? अब देखिए, ये प्रोजेक्ट के कंटेंट आप आई होप देख सकते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स हैं इसमें। सोर्स फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, लिंकर है, एंड सो डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट? इनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं, वो आप जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे आगे वो चीज़ें आप इस्तेमाल करते जाएंगे, राइट? हम ज़्यादातर अच्छा, सोर्स फाइल किसे कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है अगर कोई पूछना चाहे तो। सोर्स फाइल वो सोर्स कोड है या वो कोड है जो एक प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है ना? और वो प्रोग्रामर आपको पता है हम होंगे, इंसान होंगे, राइट? तो हम इसके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे जो हो सकती है असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, वट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, राइट? अब ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो एक ह्यूमन अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन वो बंदा जो कि, सॉरी नॉट बंदा, प्रोसेसर या माइक्रोचिप, माइक्रो कंट्रोलर जो कि बेसिकली एक मशीन है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता। वो क्या, उसको क्या ज़रूरत होती है? उसको ज़रूरत होती है एक मशीन लैंग्वेज की या बाइनरी लैंग्वेज की। तो जो चीज़ हम लिखेंगे वो सोर्स फाइल कंसीडर की जाएगी, और उस सोर्स फाइल को हम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे। और वो कौन करेगा? वो ये असेंबलर करेगा, ये सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं, राइट? और वो असेंबलिंग फाइल, सॉरी वो ऑब्जेक्ट फाइल इस्तेमाल होगी प्रोसेसर के अंदर या कंट्रोलर के अंदर, राइट? तो ये सोर्स फाइल से मुराद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बंदा सोर्स है, जो बंदा प्रोग्रामर है, जो कोड लिख रहा है, उसकी जो फाइल है उसे सोर्स फाइल कहते हैं। अब वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी जा सकती है, असेंबली में लिखी जा सकती है, सी प्लस प्लस में लिखी जा सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखी जा सकती है, पाइथन में लिख सकते हैं आप, राइट?
तो इस वक्त चूंकि इस कोर्स का जो मेजर कंटेंट है वो असेंबली लैंग्वेज में है, चूंकि वो बेसिक लैंग्वेज है जो आपको आएगी, क्योंकि आप इससे पहले सी प्लस प्लस सी वगैरह पढ़ चुके हैं, राइट। इसका एक पोर्शन है जो सी को इंक्लूड करता है, बट वी विल ट्राई टू अवॉइड इट बिकॉज कि हमारा मेजर कंसर्न कहाँ पर होगा, हार्डवेयर इंटरफेसिंग की तरफ होगा, जिसमें असेंबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको डीबग करना, ज़्यादा अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है, जो कि एक प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है, राइट। तो इसलिए हम चूंकि असेंबली लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, इसलिए अब आपकी सोर्स फाइल किस लैंग्वेज में लिखी जाएगी, असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको, ठीक है बेटा। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अब सोर्स फाइल आपने किस में लिखनी है, असेंबली लिखनी है। अब अपने सोर्स फाइल ऐड करनी है। अब सोर्स फाइल को ऐड करने का तरीका क्या है, यही प्रोजेक्ट जो मेन्यू बार में आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इसमें देखें आपके पास नीचे से बॉटम से एक ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट। अब ऐड फाइल्स टू प्रोजेक्ट का मतलब वही है जो हम ड्यूरिंग विजार्ड प्रोसीजर हम देख चुके हैं, राइट। ये वही ऐड फाइल्स का प्रोजेक्ट है अगर आपके पास पहले से कोई फाइल मौजूद है। लेकिन चूंकि मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो नई फाइल बनानी है। तो देखें इसी में एक और ऑप्शन है, बॉटम से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में नंबर 5 ऑप्शन है ये, ऐड न्यू फाइल टू प्रोजेक्ट, राइट। ऐड न्यू फाइल टू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं फाइल को ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सिंपल ये वर्ड लिखा हुआ है न्यू फाइल, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ ये सोर्स फाइल है, हेडर फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है, या क्या चीज़ है ये। तो ये फाइल फिलहाल ये सिर्फ फाइल है, इसको आप सोर्स के तौर पे यूज करना है, वो हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखें, ऐड न्यू फाइल टू प्रोजेक्ट। ओके, अब ये विंडो आपके सामने आ गई है, राइट। अब आपने फाइल का नेम देना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये नेम सेम हो सकता है जो हमने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये चेंज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे सेम भी कर सकते हैं, राइट। सो आपने सोर्स फाइल का नेम चाहे तो सेम वही प्रोजेक्ट वाला यूज कर लें, चाहे तो आप सोर्स फाइल का नया नाम दे दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने सोर्स फाइल का नाम क्या दिया है, राइट। तो नाम आप फॉर एग्जांपल अभी सोर्स फाइल है तो मैं कह देता हूँ पी सोर्स, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, कोई भी आप लैब 1 कह सकते हैं, राइट। राइट, सोर्स 1, प्रोजेक्ट सोर्स 1, राइट। और अब आपको यहाँ एक्सटेंशन बतानी पड़ेगी जो कि इस बात को आइडेंटिफाई करेगी कि ये सोर्स फाइल है या क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम चूंकि असेंबली लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो यहाँ एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। क्या देना ज़रूरी है? एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं असेंबली डॉट ए एस एम। डॉट ए एस एम का मकसद क्या है, ये जो सोर्स फाइल होगी किस लैंग्वेज में होगी, असेंबली लैंग्वेज में होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, राइट। बेटा कोई क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना। इसका मकसद ये है कि सोर्स फाइल के अंदर हमेशा एक्सटेंशन बतानी पड़ेगी। अगर आप किसी और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ सी के अंदर तो मुझे डॉट सी देना पड़ेगा, अगर सी प्लस प्लस लिखना हो तो डॉट सी पी पी करना पड़ेगा। इस तरीके से डिफरेंट सोर्स लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी लैंग्वेज होगी असेंबली, इसलिए मैंने डॉट ए एस एम देना है। आई होप उस क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे, कि जिसमें आप पूछ रहे थे कि देना ज़रूरी है, अगर ना दें तो क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर नहीं देंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कौन सी फाइल है, ठीक है ना। इसलिए इस स्टेज पर आपने एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ नहीं करना, आप सेव का बटन प्रेस कर दें बस। अब आप देखेंगे ये जो डिस्प्ले आ गया आपके सामने, इस पर लिखा हुआ भी है पी सोर्स 1 डॉट ए एस एम। वॉट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली योर एरिया इन विच यू गोना राइट एनीथिंग। ये वो एरिया है जहाँ पे आप राइट करेंगे अपना कोड, राइट। और यहाँ आपको सोर्स फाइल में देखें ऑटोमेटिकली उसने डॉट असेंबली का मकसद क्या, ये सोर्स फाइल ही होगी डेफिनेटली, उसने खुद ही उसको एडजस्ट कर दिया है, कहाँ जाके ऐड हो गया, सोर्स फाइल में, ठीक है ना। यहाँ पर किसी का अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्रोसीड करूँ, ठीक है। अच्छा, अब बहुत बेसिक सा कोड जो आपने हर लैब में लिखना होगा, खास तौर पे इस कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। क्या करना है? हैश। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन है बेटा, मैं होप कर रहा हूँ कि हर बच्चा इसको सुन रहा है। मैं इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इस सेशन को दोबारा जब जितनी बार चाहे इसको सुन सके, राइट। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसमें अगर आपने कुछ मिस किया तो यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अब जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ उसकी वजह से काफ़ी दफ़ा होता है कि स्टूडेंट अपना एक्सपेरिमेंट सही करके बैठे होते हैं मगर वो काम नहीं कर रहा होता। तो प्लीज़ कीप योर माइंड्स हियर, राइट। आपने इस चीज़ को माइंड करना है कि ये चीज़ क्या बोलने लगा हूँ। अब देखें सवाल पैदा होता है कि क्या हम कैप्स लॉक को ऑन करके कोड लिखें या कैप्स लॉक को ऑफ करके ऑन लिखें। बीइंग असेंबलर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो बड़ी क्या कहते हैं स्मॉल लेटर्स में लिख लें, चाहें तो
कैप्स में लिख लेंगे। देखिए मैं दोनों पे काम करता है ये, बट एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में जो सिर्फ कैप्स में डिडक्ट होते हैं। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जो कमांड्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो डिडक्ट नहीं होती। कुछ होती हैं जो काम कर देती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं होती डिडक्ट। तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे रिवाइज किया जाए? क्योंकि ये कैप्स में और स्मॉल लेटर में दोनों में काम करता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जब भी अपनी सोर्स फाइल लिखेंगे कैप्स को ऑन करें और फिर सोर्स फाइल लिखें। क्योंकि ऑन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऑफ करते हैं तो अगर वो कीवर्ड आपने गलत लिखा तो वो डिडक्ट नहीं होगा और आपकी फाइल काम नहीं करेगी। तो रूल ऑफ थंब क्या बना आपका? क्या करेंगे आप जब सोर्स फाइल लिखेंगे तो? कैप्स ऑन। कैप्स ऑन। कैप्स ऑन। कैप्स लॉक ऑन नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा मसला है जो हम नॉर्मली हमें एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट बैठे होते हैं आधा घंटा बैठे होते हैं, हालांकि वो काम कर चुके होते हैं, और यही एक बेसिक गलती होती है जिसकी वजह से लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा मुश्किल समझ लेते हैं, राइट? तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ जो चीज़ आपको बताई जाए उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो, ठीक है ना? तो आपने क्या कर लिखना है, हैश इंक्लूड, ये मैंने ब्रश स्टार्ट किया है, P18F, देख रहे हैं कि P लिखा है मैंने, पिक नहीं लिखा। ये माइंड कर लें कि जब भी इंक्लूड करेंगे तो पिक नहीं बल्कि P18, क्योंकि इसका कीवर्ड यही है P18F452, ये उस माइक्रो कंट्रोलर का नाम जैसे मैंने बताया था, .inc और ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है P18F.inc, inc एक्सटेंशन है फॉर इंक्लूड। 18F की जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इस कोड में लिख लिया है, क्योंकि मैं इसी कंट्रोलर पे काम करने लगा हूँ। अगर आप किसी और कंट्रोलर पे काम करेंगे तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे उसको पता पड़ेगा ये कोड किस कंट्रोलर के लिए लिखा जा रहा है। अगर आपको याद हो, उस प्रोजेक्ट में आपने डिफाइन किया था कि मैं सिर्फ इस कंट्रोलर पे काम करूँगा। अगर आप कोई और एक्सटेंशन देंगे या एक्सटेंशन नहीं देंगे तो वो उस कंट्रोलर को चूज़ नहीं करेगा सोर्स फाइल में, ठीक है ना? क्योंकि सोर्स फाइल वो कोड है जो आप लिख रहे हैं, और प्रोजेक्ट इस सॉफ्टवेयर का अपना खुद का डीबगर है, राइट? सो इसके लिए आपने क्या देना है, एक्सटेंशन देनी है और सॉरी लाइब्रेरी देनी है आपने यहाँ पे, और उसमें आपने उस कंट्रोलर का नाम रख देना है। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैश इंक्लूड P18F452.inc, ये आपने लाजमी लाइन लिखनी है, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ होती है जो आप जिसे कहते हैं असेंबलर डायरेक्टिव। अब वो क्या चीज़ है, वो क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ने लगे हैं कुछ कमिंग क्लासेस में, राइट? मगर इस वक्त इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। ओरिजिनेट 00, ओरिजिनेट कर दें 00 पर, राइट? 00 हैक्स लिखा है। हैक्स मैंने हेक्साडेसिमल नंबर को शो करने के लिए लिखा है, और ये चीज़ें हम थ्योरी में एक्सप्लेन करते रहेंगे आपको, ठीक है ना? इस स्टेज पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्टेज पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आएंगी। और एक चीज़ और लिखनी है, एंड का मतलब है कोड ख़त्म हो गया। तो आपने जितना कोड लिखना है ना वो यहाँ लिखना होगा, इन दोनों लाइन्स के दरमियान। आई होप ये स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो जितना भी आपने कोड लिखना है वो इन दो लाइंस के दरमियान लिखना है। ओरिजिनेट माने स्टार्ट करना, और एंड मतलब फिनिश करना। इन दोनों के दरमियान तमाम स्टेटमेंट जो आप यूज़ करेंगे, राइट? अगर आप इससे बाहर कुछ लिखेंगे तो वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया नाम अपना, सकलैन साहब लिख रहे हो, सकलैन साहब ने लिखा सकलैन, राइट? तो क्या होगा, सकलैन विल नेवर बी डिडक्टेड, इसमें कोई एरर नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि वो डिडक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको उन कीवर्ड्स के दरमियान लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप यही कोड उठा के दरमियान में लिख देंगे तो आपको एरर आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये वो बेसिक स्टेप थे। अगर आपने ये सही किया है, उसके बाद आपने चेक करना है कि वेदर वी हैव बिल्ड इट सक्सेसफुल और नॉट। उसके लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है, देखिए आप, नज़र आ रहा है आपको, चेक सम, ये विंडो बनी हुई है। हो सकता है आप लोगों के सिस्टम्स, पीसीज का लेआउट या स्क्रीन साइज छोटा बड़ा हो, तो उसमें ये चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। मगर आप इस पर जब आइकॉन पे लेके जाएंगे, इस पर लिखा हुआ साफ नज़र आएगा, इस पर लिखा हुआ है मेक, MEKE, मेक। देखिए आए हो, आप देख सकते हैं मेक। आपने ये बटन प्रेस करना है, ठीक है बेटा? सबको नज़र आ रहा है ये बटन? यस सर। यस सर। आपने ये बटन प्रेस किया, वो देखें आउटपुट विंडो आ गई ऑटोमेटिकली, और एक और ऑप्शन आ गया यहाँ पे, नज़र आ रहा है, एब्सोल्यूट और रीलोकेटेबल या Yes, sir. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं और रीलोकेटेबल भी कर सकते हैं, मगर दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर एब्सोल्यूट करते हैं, अगर आपको याद हो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने एक डायरेक्टरी में उसका नाम सेव किया था, तो बताया था यार इस पाथ में एक फ़ोल्डर है जिसमें आपने यह प्रोजेक्ट बनाना है, मेरा सेव रखनी है फाइल्स उसकी।
ठीक है ना। अगर आप इसे एब्सोल्यूट का ऑप्शन चूज करेंगे इस स्टेज पे तो क्या होगा, होगा ये कि वो प्रोजेक्ट तो बन जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा, आपने काम किया, काम भी हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में किसी भी वजह से आप उसकी डायरेक्टरी को उठा के उस फाइल्स को कॉपी करके या कट करके कहीं और पेस्ट करते हैं और फिर उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज वो एब्सोल्यूट लोकेशन पर है। सिर्फ उस लोकेशन पे ही प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है, वहीं काम करेगा, अदरवाइज नहीं। राइट? तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, क्या एब्सोल्यूट करना चाहिए इसको? नो सर, रिलोकेट नो सर, रीलोकेटेबल। Relocatable। अब ये क्यों क्यों ऑप्शन इनेबल करना चाहिए? क्योंकि हो सकते, देखें वही बात है, आपको होम असाइनमेंट्स होंगी, आप हॉस्टल में बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर के पीसी पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप जब फाइल्स को रीलोकेटेबल करेंगे तो यहाँ लैब में आके भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज कुछ एरर आएंगे, उनको डीबग करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। दोनों ऑप्शन चूजेबल है, राइट? बट अगर रीलोकेटेबल कर देंगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आई विल सजेस्ट के गो फॉर रीलोकेटेबल। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, और मैंने इस Yes. रीलोकेटेबल को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट, इट विल प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स यू के सेज क्या 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 कहता है ये बेटा, एरर्स आर जीरो, फला फला वर्जन है। अगर आप इसे मैक्सिमाइज करें, इसमें डिफरेंट डिटेल्स मौजूद हैं, कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, किस जगह सेव किया है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और साफ साफ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या बिल्ड सक्सीडेड। जो बिल्ड सक्सीडेड है ना, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो ये बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने सही बनाया है। ठीक है ना। अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई गलती की होगी ना इस स्टेज तक, तो प्रोजेक्ट में गलती है और ये बिल्ड फेल हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहिए, आप जब भी लैब बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को, देखें आप ये कितना, मैंने कहा 1 मिनट लगता है चीज़ को करने में, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ इसलिए स्टेप की है, एक्सप्लेन किए, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके माइंड में, ताकि जब भी आप ये काम करने जाएं तो ये चीज़ें क्लियर नज़र आएँ और आप इसी चीज़ को फॉलो करें। राइट? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्ड सक्सीड हुआ है, इसका मतलब प्रोजेक्ट परफेक्टली फाइन है। अब सपोज करें मैंने कोई गलती की होती, जैसे मैंने वहाँ बताया P18F की अगर स्पेलिंग गलत लिख दी, फॉर एग्जाम्पल मैं एंड को रिमूव कर देता हूँ, राइट? और ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैं इसको टेस्ट करना हो तो मैंने मेक का बटन लिखा हुआ है, या मैंने मेक को दोबारा क्लिक किया, ये चलेगा, रीरन होगा। देखें वो रीलोकेटेबल और एब्सोल्यूट का ऑप्शन अब नहीं आया हमारे पास, क्योंकि वो एक दफ़ा ही सिलेक्ट करना था, उसको पता है अब ये रीलोकेटेबल प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है ना, वो बार बार ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन ये बता रहा है बिल्ड फेल हो गया है, ये प्रोजेक्ट में कोई मसला है आपका। अब देखिए मैंने कोई कोड नहीं लिखा, मुझे पहले ही पता है इस प्रोजेक्ट में मसला है, तो मैं कोड लिखने के बजाय पहले प्रोजेक्ट का मसला हल करूँ ना। तो उस प्रोजेक्ट को आप पहले सही कर लें, एंड मैंने रिमूव किया उसको दोबारा मैंने प्लेस कर दिया और यहाँ मैंने मेक का बटन दबा दिया, राइट? और ये सक्सीडेड है। अब मुझे श्योरिटी है कि यार इस प्रोजेक्ट में कोई मसला नहीं है, अब जो भी कोड लिखूंगा उसमें गलती हो सकती है, उसकी वजह से एरर आएगी। ओके, एवरीथिंग Yes, इज sir। क्लियर? Yes, sir. बेटा पॉइंट क्लियर हुआ है मेरा? ये वो Yes. बेसिक स्टेप है जो आपको पता होने चाहिए जब कैसे और किस तरह प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं आप। ठीक है ना? आई होप ये चीज़ सबको समझ आ गई है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है जी तो सर। आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर अगर आप जो कह रहे थे कि अगर कोई फाइल ऐड करना चाहे तो सर एंड से पहले ही ऐड करेंगे सर इसमें से? जी जी, ये देखें एंड किस में लिखा है, ये उस फाइल में लिखा हुआ है, देखें नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, psource1.asm। ये उस फाइल के, ये कोडिंग है, ये जो आपने लिखा है ना, इंक्लूड org एंड दीज आर दी कमांड्स, राइट? ये आप उस सोर्स फाइल में लिख रहे हैं। सोर्स, ये खुद सोर्स फाइल है जिसे आप ऐड कर सकते हैं, तो अगर आपने कोई और फाइल ऐड करनी। अच्छा, एक और कॉमन एरर होती है, पता है? जैसे अब इस बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कि बच्चे ना कभी कभार ना इस फाइल को ना इस तरह मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखें ये पड़ी है नीचे, नजर आ रही है, देखें रीस्टोर कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से नजर आ रहा है मेरा कर्सर बेटा आपको? जी सर। ठीक है ना? जी सर। लेकिन अब स्टूडेंट ना चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं और वो वेरी फर्स्ट जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट होता है, उनके लिए थोड़े से इश्यूज होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, ओहो ये बड़ा मसला हो गया। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ये इस तरह से बंद होता है, हालांकि इसके ड्रॉप डाउन में सोर्स फाइल मौजूद है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये खुल जाएगी, लेकिन क्या होता है ये यहाँ से बंद होता है। राइट? आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है? अब किसको क्या पता कि यहाँ पे सोर्स फाइल है, वो क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं प्रोजेक्ट में और ऐड न्यू। मैं दोबारा करता हूँ, देखिए ये वो गलती जो आप नॉर्मल मिस्टेक बार बार करते हैं वो मैं कर रहा हूँ जानबूझ के। ये चीज़ नज़र आ रही है बेटा? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज कर दिया और ये जो प्लस का साइन था मैंने सिर्फ दबा दिया, दोबारा खत्म हो गया ये। अब यहाँ पे किसी को क्या पता कि यहाँ सोर्स फाइल अंदर मौजूद है, तो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड न्यू फाइल करते हैं, फिर दोबारा फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ source2 कर देता हूँ इस दफ़ा ASM, ठीक है ना, सेव कर लेते हैं। अब देखें आप गौर करें, यहाँ पे 2 फाइलें मौजूद हैं,
नजर आ रहा है सोर्स 1 सोर्स 2? बेटा प्लीज एक्नॉलेज, नजर आ रहा है ये? जी सर बिल्कुल। यस ठीक है ना। सर। अब क्या होगा, अब जब मेक करेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा बिल्ड फेल्ड, वाई? बिकॉज इसमें 2 सोर्स फाइल है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कौन सी सोर्स फाइल इस्तेमाल करनी है। जी सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो क्या करना है, यहाँ से सोर्स फाइल को एक को डिलीट करना है। अब जो XIDE इन्वायरमेंट है ना, उसमें आपके पास ये फिजिबिलिटी मौजूद है, जो मैंने बताया ना लेटेस्ट वर्जन, उसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स को आप एक एट अ टाइम डीबग कर सकते हैं, एट अ टाइम आप उसे डिफरेंट असेंबली फाइल्स को आप चेक कर सकते हैं। उसमें ये एरर नहीं आता, उसमें वो डिफरेंट ऑप्शन देता है आपको। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम चूंकि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए। मैंने क्या किया, एक फाइल को रिमूव कर दिया, और अगर आप बंद भी कर दे तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा इनेबल हो जाएगा। देखिए दोबारा फाइल आ गई है। अगर आप इसे क्लोज भी कर दें ना तो कोई मसला नहीं है, आप इसे दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि यार ये चीज़ क्या है, फाइल ही है ना, इसमें कोई ऑप्शन होगा तो बंद हो गया, ऐसे सिर्फ खोलना है, राइट? सो दैट इज़ द पॉइंट। ये नॉर्मल मिस्टेक होती है, स्टूडेंट नॉर्मली करते हैं। सो आपसे यही गुजारिश है कि इसको डाउनलोड करें, राइट? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको समझ आ गई ये चीज़? सर एक और क्वेश्चन है सर। जी जी बेटा, पूछे। सर ये जो ऊपर हमने सर ये जो लिखा हुआ है सर P185452 सर, अगर हमारे पास कोई और मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर सर है जी जी जिसको हमने ऐड करना है इसमें सर, तो वो भी ऊपर हैश इंक्लूड की तरह लिखेंगे सर? जी, ये करेंगे, लेकिन ये सिर्फ सोर्स फाइल में होगा। अगर याद हो आपने जब प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया वहाँ पर भी एक डिवाइस सेलेक्ट की थी, तो जिस फाइल जी डिवाइस के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया है, बेहतर है कि उसी की सोर्स फाइल आप इसमें ऐड करें। फॉर एग्जांपल एक और कंट्रोलर है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, देखें। एक और माइक्रो कंट्रोलर जो बहुत मशहूर है और इसी डिवाइस से मिलता जुलता है, पिक 18, उसका इसका नाम क्या है, पिक 18F452, ठीक है ना? उसका नाम है पिक 18F4520, राइट? उसमें सिर्फ 0 ऐड होगा, तो मैं इंक्लूड में क्या करूंगा, 0 लगा दूंगा। क्या होगा, आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पिक 18F452 के लिए, लेकिन आपने सोर्स कोड जो ऐड किया वो है 4520 का, तो एरर आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा आएगा ना? सर। इसलिए आपने जी जिस डिवाइस को वहां चूज किया है उसी डिवाइस को आपने यहाँ चूज करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बच्चे ने पूछ लिया है, राइट? इस तरह के सवाल होते हैं जो हम वाइवा में करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना? कोई और क्वेश्चन बेटा यहाँ पर?